हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको मिडिल ईस्ट की, वेस्ट एशिया की खबरें, खास तौर पर जब से अक्टूबर 2023 में जंग शुरू हुई है, तब से हम मुसलसल आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं खबरों की शक्ल में। उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से आपकी लगातार मुलाकातें करा रहे हैं, जिन्हें आप काफी पसंद भी करते हैं और फैक्ट्स उसमें बहुत होते हैं, जिसको आप लोग सभी सुनना समझना जरूर पसंद करते हैं। आज के इस दौर में जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोदी मीडिया पनप रहा है, सारे पूरी दुनिया के मीडिया पर तकरीबन कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो चुका है, ऐसी हालत में सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ आपको पहुंचता है ये बहुत ही अहम होता है और असल तस्वीर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर मिलती है। मैं सिर्फ मीडिया स्टार वर्ल्ड की बात नहीं कह रहा, सोशल मीडिया में जो चीजें आप तक पहुंचती हैं। आज हम एक बार फिर अमरेश मिश्रा जी से मुलाकात कर रहे हैं। अमरेश मिश्रा जी बहुत ही जाने माने राइटर और इनकलाबी शख्सियत के मालिक हैं। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ का मैं नाम बता देता हूं। लखनऊ फायर ऑफ ग्रेस 1999 में, और द मिनिस्टर्स वाइफ, ये नॉवल है 2002 में, और मंगल पांडे द ट्रू स्टोरी ऑफ एन इंडियन रेवोल्यूशनरी 2005, वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस 1857। ये किताबें खास खास मैंने बताई हैं, बहुत काम है आपका। और जिस तरह से वो बिल्कुल मिनट टू मिनट अपडेट रहते हैं वेस्ट एशिया से, बहुत कम लोग हैं जिनको इतनी गहराई से मालूमात है। अमरेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं, आपके 2 चैनल बंद किए जा चुके हैं। जो इस वक्त चैनल है अवेलेबल, जिस पर आप लोग अमरेश मिश्रा जी की वीडियो देख सकते हैं, अमरेश AMARESH मिश्रा MISRA स्पीक्स टू, उस पर आप अगर जाएंगे तो उनको उस वहां पर आपको उनकी वीडियो मिलेंगी। आप उनका चैनल देखें और सब्सक्राइब भी करें। अमरेश मिश्रा जी, आप ये बताइए कि ये जो दुश्मन के जरिए, यानी दुश्मन को खरीदा जाना, जो जिस तरह से कहा जाता है, वो एक तरीका रहा है इंपीरियलिस्ट फोर्सेस का। यानी जहां से मुखालफत हो सकती है उसी को खरीद लो। उसकी बेहतरीन मिसाल जो अब बहुत ही विजिबल नजर आ रही है, बहुत पहले से हम आप तो जानते ही थे, लेकिन जितनी विजिबल अब नजर आ रही है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसको पूरी दुनिया में वेस्टर्न मीडिया ने फिलिस्तीन के लीडर के तौर पर, उनके हमदर्द के तौर पर पेश किया था, अब वो खुले तौर पर इजराइल की खिदमत कर रहे हैं, इजराइल के कहने पर फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। अब क्या कुछ है, ये 15 महीने जंग को हो गए तकरीबन, और अब यह हालत है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी इजरायली एजेंट और गाजा में रहने वाले जो हमास और इस्लामिक जिहाद और उस किस्म की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं, वो दूसरी तरफ। क्या कुछ है ये, इसको जरा अच्छे से बताइए सादा लफ्जों में, ताकि लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इंपीरियलिज्म होता है या कॉलोनियलिज्म होता है, वो सबसे पहले कोलैबोरेटर्स तैयार करता है। अब कोलैबोरेटर, देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से काबिज हुई 1757 से 1857, तो 100 साल उसको लग गए काबिज होने में कायदे से। बहुत लोग सोचते हैं 1757 में ही शासन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। 1856 तक उन्होंने जब अवध को हड़प लिया, तब जाके उनका एक, अब वो कह सकते थे, ऑल इंडिया फोर्स बनी, नहीं तो वो अलग अलग जगहों से करते हुए, तो उसका रास्ता अलग था। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी कॉलोनियल फोर्स होती है वो कोलैबोरेटर्स तैयार करती है। अंग्रेजों ने भी यहाँ कोलैबोरेटर्स तैयार किए, खासतौर पे जो निजाम, हैदराबाद के निजाम थे, उसके बाद सिंधिया वगैरह, इन लोगों को ये उनके कोलैबोरेटर्स थे बहुत बड़े स्तर पे, जिन्होंने 1857 की जो हमारी आजादी की पहली लड़ाई है, जिसको अंग्रेज म्यूटिनी कहते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश की, और जिसपे मेरी किताब भी वॉर ऑफ सिविलाइजेशन है। अब देखिए, जो हम उसके बाद देखिए, जो वियतनाम में पूरा एक साउथ वियतनाम ही उनका कोलैबोरेटर था। वियतनाम
वियतनाम वॉर के समय। अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पूरा एक हिस्सा था उनका, हरेकीस करके नाम भी था, जो अल्जीरियंस थे लेकिन फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करते थे। तो ये तो उसी तरीके से अब फिलिस्तीन का मामला कुछ हद तक सिमिलर भी है, कुछ हद तक जुदा भी है। जुदा इसलिए है क्योंकि देखिए पीएलओ जो है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो 1960s में बन गई थी और पीएलओ ने एक तरह से आप कहिए कि पैलेस्टाइन के बाहर रह के, अंदर भी थोड़ा बहुत, लेकिन पैलेस्टाइन के बाहर रह के 1965 से 1987 तक ऑलमोस्ट, जब यासर अराफात की लीडरशिप में, बाहर उसने बहुत सारे बड़ी बड़ी घटनाएं की। इजरायली जो फोर्सेस हैं उन पे हमला, उसके बाद लेबनान में एक तरीके से पहले जॉर्डन में अपना बेस बनाना, फिर लेबनान में अपना बेस बनाना, वहां से इजराइल विरोधी कार्रवाइयां करना और प्लेन्स हाईजैक करना, और पूरा जिससे फिलिस्तीन का मुद्दा जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आ गया। उसके बाद 1987 के बाद फर्स्ट इंतिफादा शुरू हुआ, जो कि पहला जन आंदोलन जिसको कह सकते हो। उसके पहले आर्म्ड एक्टिविटीज होती रही, मैं उनमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन 1987 में पहला इंतिफादा हुआ जो कि जन आंदोलन हुआ। अब वो इतना जबरदस्त हुआ पहला इंतिफादा, और यासिर अराफात उस समय जिंदा थे, उनकी फतेह पार्टी जिंदा थी, और जो हमास है वो तो 1987 में ही बना, इनफैक्ट फर्स्ट इंतिफादा के उसमें। लेकिन हमास आप समझ लीजिए कि 93-94 तक उतना मजबूत नहीं था, उन्होंने कुछ ना कुछ आर्म्ड एक्शन किए थे। तो हमास की लाइन थी कि फिलिस्तीन की आजादी हमें सशस्त्र क्रांति से ही मिल सकती है, और विचारधारा उसकी इस्लामिक रेजिस्टेंस होगी। कुछ कुछ ईरान का क्रांति हो चुकी थी तो उससे मिलती जुलती, लेकिन ईरान एक शिया स्टेट, मतलब शिया बहुल देश है, और जो फिलिस्तीन है और जो हमास है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ था। जो हसन अल बन्ना की जो विचारधारा है, उनकी भी एक विचारधारा एक तरह से एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के थ्रू कैसे सत्ता में आया जाए, वो एक अलग। तो ये दोनों, तो हमास जो है वो ये कहती थी कि सशस्त्र संघर्ष से सत्ता में आया जाए, पीएलओ का भी यही मानना था। लेकिन पीएलओ ने जब फर्स्ट इंतिफादा हुआ उसके बाद उसने देखा कि इजराइल घुटनों पे आ गया है, और ओस्लो अकॉर्ड्स हो गए। 93 में सबसे पहला समझौता हुआ जिसमें, जो अमेरिकन मीडिएशन से हुआ, ओस्लो अकॉर्ड्स, और जिसके तहत क्या हुआ कि एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बन जाएगी जिसको कुछ इलाके गवर्न करने को मिल जाएंगे इंडिपेंडेंट। उसमें गाजा भी था, उसमें वेस्ट बैंक में ABC करके 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ए में उसको कुछ वो पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंदर जो बी हैं वो जॉइंट इजरायली पैलेस्टीन अथॉरिटी के, और सी जो है उसमें इजरायली कब्जा रहेगा। तो ये बात थी कि धीरे धीरे फिलिस्तीनी स्टेट को हम देंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है बन गई है, और उसमें सबसे पहले उसकी आर्म्ड फोर्स क्या होगी इसको लेकर बड़ी डिबेट चली। यासिर अराफात ने करीब 14 उसकी यूनिट्स बनाई। फिर वो होते होते फिर देखिए सेकेंड इंतिफादा शुरू हो गया 2000 में। अब सेकेंड इंतिफादा में पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है वो सरकार में थी, और एक तरीके से उसमें यासिर अराफात का पूरा एक इलेक्शन भी हुआ था जिसमें उनकी हैंडसम जीत हुई 95 में। लेकिन सेकेंड इंतिफादा ने एक अंतर्विरोध पैदा कर दिया कि पैलेस्टीन अथॉरिटी की भूमिका क्या होगी ऐसी स्थिति में जब वहां फिलिस्तीनी विद्रोह कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड्स का ये करार था कि जो पैलेस्टीन अथॉरिटी और इजराइल मिलके काम करेंगे, अब इजराइल के खिलाफ उस तरह की कोई अपराइजिंग नहीं होगी। लेकिन अपराइजिंग हो गई। अब जब अपराइजिंग हो गई तो उस समय यासिर अराफात ऊपर से उस अपराइजिंग के साथ नहीं थे, लेकिन अंदर से वो मदद भी करते थे, ये बात सबको पता है। और दूसरे इंतिफादा में क्योंकि वो सत्ता में आ चुकी थी फतेह पार्टी, जो यासिर अराफात की, और जिसके डिप्टी थे महमूद अब्बास जो अभी उसके हेड हैं, तो उसमें वैक्यूम था। तो उस वैक्यूम में हमास से लेके PFLP से लेके तमाम नई फोर्सेस उभर के सामने आई जो इजराइल से सीधे तौर पे लड़ी। उसके बाद 2004 के करीब यासिर अराफात की मृत्यु होती है, फिर महमूद अब्बास, फिर इलेक्शंस होते हैं दूसरे, जिसमें महमूद अब्बास प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। लेकिन ये 2005 में, फिर 2006 में जो पार्लियामेंट बनी थी उसके इलेक्शन होते हैं पहली बार, जिसमें पूरी तरीके से हमास जीतता है, और हमास के इस्माइल हानिया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो जाते हैं। और उसको लेके एक टेंशन हो गया क्योंकि पहले फतेह हार गई
और बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी हार थी। और वो इलेक्शन गाजा वेस्ट बैंक दोनों में हुए थे और इस्माइल हानिया दोनों के प्राइम मिनिस्टर थे, गाजा और वेस्ट बैंक के। लेकिन उसके बाद जो फिर झगड़ा हुआ, फिर 2007 में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया फतेह से, और गाजा में से फतेह हार गई और फिर गाजा से भाग के उसने अपना वेस्ट बैंक में आधार बना लिया और गाजा में हमास ने टेक ओवर कर लिया। ये पूरा बैकग्राउंड है और ये लगातार एक टेंशन बना रहा दोनों के बीच, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल की मदद कर उसकी ऑब्लिगेशन है, उसके जो ओस्लो अकॉर्ड्स में लिखा है, जिसके तहत वो वजूद में आई कि इजराइल को उससे हेल्प करना है। और एक लंबा इतिहास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रहा इजराइल की मदद करना, जो हमास के लोग हैं, तमाम और लोग हैं, उनकी जानकारी देना, वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस है उसको खत्म करना। लेकिन वो रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो पाया कभी, वो नए सिरे से बढ़ता गया। फतह में खुद में स्प्लिट हो गया, क्योंकि फतह की जो आर्म्ड विंग है अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड, उसमें स्प्लिट हो गया, कई फैक्शन में स्प्लिट हुआ। आज अगर आप देखिए तो वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस है वो हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद तो है ही, लेकिन मेन फोर्स अभी भी अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड है जो रेजिस्टेंस कर रही है, जो हमास के साथ है, सब लोग मिलके। तो वो फतह का ही एक ब्रेक अवे ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा वो अभी भी फिलिस्तीनी कॉज के साथ है। लेकिन महमूद अब्बास जो हैं वो इस लाइन पे अब पूरी तरीके से हैं कि हम इजराइल से नहीं लड़ सकते और उससे बातचीत करके उसके साथ कोलैबोरेट करके ही फिलिस्तीनी आजादी मिल सकती है, उनकी लाइन है। अब क्या, जब 7 अक्टूबर 2023 हुआ तो उसको महमूद अब्बास ने ना कंडेम किया, ना उसको बहुत ज्यादा हेल किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि इजराइल ने देखिए हमास पैदा किया और हमास ने ये काम कर दिया, तो हमको क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये तो तुम्हारी समस्या। वहां तक भी ठीक था। लेकिन अभी जो बात आई है, जो 1 साल पूरे हो गए जब 7 अक्टूबर 2023 के, 7 अक्टूबर 2024 आ गया, बड़े बड़े हमास लीडर्स मारे गए सबको, लेकिन लड़ाई जारी रही। उसके बाद और वेस्ट बैंक और गाजा से वेस्ट बैंक में फैलने लगा रेजिस्टेंस, और ईरान का भी खास तौर पे हथियार पहुंचाना वेस्ट बैंक को, ये सारी चीजें एक बहुत साफ हो गई कि वहां पर रेजिस्टेंस आर्म्ड हो गया है और इजराइल उससे लड़ नहीं पा रही है। क्योंकि वेस्ट बैंक में भी हालांकि हजारों लोगों को मारा है, उतना नहीं 45,000 जैसे गाजा में नहीं, लेकिन फिर भी हजार की संख्या के ऊपर पहुंच गए लोग, गिरफ्तारी बहुत हुई है, सब कुछ। लेकिन वहां पर इजराइल कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि वेस्ट बैंक गाजा नहीं है। गाजा एक अर्बन टाइप की सिचुएशन है, यहाँ पर एक अर्बन एरिया है, पूरा का पूरा अर्बन एरिया है, कुछ एरियाज उसके एग्रीकल्चरल हैं, नहीं तो वो 90% अर्बन एरिया है। तो वहां एक अलग तरह से हमास ने रूल किया 2007 से, अपना एक अंडरग्राउंड टनल्स बनाई और पूरा, और अभी जो लड़ाई उसने शुरू की 7 अक्टूबर से, वो एक अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू की। वेस्ट बैंक में जो है वो वेस्ट बैंक फैला इलाका है, वो कोई भी, जैसे हिंदुस्तान में मैदानी इलाके होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की तराई है या कुछ इस तरह के इलाके, तो इसमें फैले होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत है, पहाड़ हैं और गांव ज्यादा हैं। तो वहां पर उस तरह से आप टनल वॉरफेयर नहीं लड़ सकते किसी एक एरिया में होकर के। तो वो एक अलग टैक्टिक्स वहां अपनाई गई और जगह जगह यूनिट्स बनाई गई, गुरिल्ला यूनिट्स जो लड़ती रही। अब इजराइल को ये लग गया कि हमसे अगर वेस्ट बैंक में भी हमने वही कर दिया जो हमने गाजा में किया है, तो फिर ये हो जाएगा कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो गाजा में, जब से हमास ने कब्जा किया है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमास विरोधी है, क्योंकि हमास, उसको डर है सशस्त्र संघर्ष से, उसको डर ये है कि अगर पैलेस्टीनियन स्टेट बने। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत में भी ये डिबेट थी, सुभाष चंद्र बोस को किसी भी हालत में मारना था, रोकना था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से अगर आजादी मिलती तो वो सशस्त्र संघर्ष से मिलती। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और तमाम जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं, उनको ये हुआ कि अगर इनके माध्यम से आजादी मिलती है तो फिर बहुत ही गलत होगा। 1942 में भी जब कांग्रेस के भी एक बड़े हिस्से को हिंसा का रास्ता लेना पड़ा, उसके बाद भी ये बात आई कि वैसे हिस्सों को अलग किया जाए, जो सोशलिस्ट है, वो राम मनोहर लोहिया वगैरह, वो सब बाद में अलग भी हुए। ये बहुत बड़ी चीज होती कि इंपीरियलिज्म अल्टीमेटली पावर किसको दे के जा रहा है, वहां की सेंट्रिस्ट फोर्सेस को, जो आजादी की लड़ाई की सेंट्रिस्ट फोर्सेस हैं, या आजादी की लड़ाई की रेडिकल फोर्सेस को।
अब देखिए अल्जीरिया का एग्जाम्पल है कि 1954 से 1962 तक उसकी आजादी की लड़ाई चली, जो कि सशस्त्र संघर्ष था, और उसमें बहुत बुरी तरीके से उसको बहुत ही क्रूअल तरीके से फ्रांस ने दबाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। 1962 में जो अल्जीरिया बना वो सशस्त्र संघर्ष से बना, और आज तक उसका जो एज है देखिए वो फिलिस्तीन के भी साथ है उसका, और एक बड़ा प्रॉस्परस कंट्री भी बन गया है। चाइना में जो आजादी मिली वो भी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मिली, रशिया में तो मिली। तो ये दो रास्ते हैं। तो अब दुनिया ये समझती है कि हमास उस रास्ते को रिप्रेजेंट करता है सशस्त्र संघर्ष के, और अगर ये बन गया, अगर फिलिस्तीन आजाद, एक अल्टीमेटली फिलिस्तीन एक नेशन बनना है, अगर टू स्टेट सोल्यूशन भी लागू किया, उसमें हमास काबिज हो गया, तो उसके बाद फिर पूरी स्थिति यहाँ पर बाकी जगह जो वेस्टर्न और इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि ईरान से लेके और यहाँ तक जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, और ईरान के पीछे रशिया और चाइना है, और उसको लेके जो ग्लोबल इस समय लड़ाई चल रही है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है, वो यही हो रही कि अमेरिका नाटो, ये मतलब अमेरिका नेटो एक तरफ, चाइना रशिया ईरान एक तरफ, ये जो पूरी स्थिति है इसको देखते हुए वो लोग नहीं चाहते। तो हमास को लेके, तो इसलिए वेस्ट का शुरू से ये था कि हम महमूद अब्बास को सपोर्ट करें, और उसको उसके माध्यम से हम फिलिस्तीनी अलग, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन तो अभी भी यूएनओ का ऑफिशियल स्टैंड है, टू स्टेट सोल्यूशन तो अभी भी अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड है कि टू स्टेट होना होगा, अभी उसने छोड़ा नहीं है। नेतन्याहू ने भले ही छोड़ दिया है, नेतन्याहू ने कहा है कि आप टू स्टेट संभव नहीं है और हम एनेक्स करेंगे वेस्ट बैंक को और गाजा को, और बिल भी पास हुआ है इसको लेके उनकी पार्लियामेंट में। लेकिन बाकी देशों में तो सभी जगह है जो नेतन्याहू के बड़े बड़े एलाइज है कि टू स्टेट हो। अब उनको ये है कि हमास, अगर वेस्ट गाजा में तो हमास है ही, अगर वेस्ट बैंक में भी हमास चला गया और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कोलैप्स कर गई तो क्या होगा? तब तो पूरी दुनिया के सामने एक ही विकल्प होगा कि हमास। इसलिए देखिए जिमी कार्टर, अभी डेथ हुई उनकी, और उनकी भी बहुत ही खराब भूमिका है जब इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन उन्होंने ये जाते जाते जरूर ये कहा था कि इजराइल में अपार्थाइड है, और उन्होंने कहा था कि फतेह और हमास को साथ लाना जरूरी है, हमास को आप अनटचेबल नहीं कर सकते। लेकिन उसमें देखिए अमेरिका ने पूरा दांव इस समय चला और ये इजराइल को ये समझाया कि एक लंबे समय के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हमास से भिड़ाओ। हालांकि पैलेस्टीन अथॉरिटी हमेशा हारी है जब भी हमास से भिड़ी, लेकिन वेस्ट बैंक में क्योंकि उनके 42,000 लड़ाके हैं, कोई 50,000 कहता है, कोई 70,000 कहता है, और तो उन्होंने कहा कि अगर इन लड़ाकों को हमास से लड़ा, वहां जो रेजिस्टेंस के डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनसे लड़ा दिया जाए उनको, और आर्म्ड रेजिस्टेंस को वेस्ट बैंक में दबा दिया जाए, तो उस पर देखिए एक जीत भी हमारी होगी। जो गाजा में हार हुई है उसके बदले एक जीत होगी, और गाजा पे भी उसका असर पड़ेगा। इसीलिए देखिए पिछले एक महीने से करीब 32-33 दिन हो गए हैं जब जेनिन पे, जो कि नॉर्थ वेस्ट बैंक में और सबसे मजबूत इलाका रेजिस्टेंस का है, वहां पर वो घेरेबंदी किए हुए हैं। लेकिन घेरेबंदी में समस्या क्या हो रही है कि पूरे वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस आगे बढ़ रहा। अभी देखिए लेटेस्ट जो घटना परसों की है, जहां कलकलिया जो अल फंदूक गांव है, कलकलिया भी वेस्ट बैंक में है, और रमल्ला इनका एक तरह से कैपिटल है पैलेस्टीन अथॉरिटी का, महमूद अब्बास जहां बैठते हैं खुद, उसके पास है कलकलिया। वहां के अल फंदूक गांव में बाकायदा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्स ने एक वीआईपी इजरायली बस पे गोली चला दी, और उसमें 3 इजरायली सेटलर्स मारे गए और 8 से ऊपर घायल हो गए। अब ये देखिए, ये बहुत, अब ये जो जेनिन में ये पैलेस्टीन अथॉरिटी कर रहा था, और जिस तरह से फिलिस्तीनियों को उसने कम से कम 2 कमांडर्स उनको मारा, इसके हमास के, उसके बाद कुछ इनोसेंट्स को मारा, एक महिला जर्नलिस्ट को मार दिया, फिर 2 बच्चों को मारा। तो ये सारी चीजें जो हैं, और हमास एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा था कि हम देखिए इन लोगों पे, अपने ही लोगों पे गोली हम अंत तक नहीं चलाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली चलानी पड़ी, और 6 अभी तक जो रिकॉर्ड अभी तक है, 6 पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग वो वहां पर, और लोग नहीं, ऑफिसर्स, 6 के 6 ऑफिसर्स थे, वो मारे जा चुके हैं। और उसके बाद एक डिबेट चलाई हमास ने कि ये जो ऑक्यूपेशन के पास, ये जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के पास बंदूकें हैं, ये इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं चल रही, ये हमारे खिलाफ क्यों चल रही, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और ये प्रूव हो गया क्योंकि सिविलियंस को मारा उन्होंने। अब
कलकलिया की घटना जब हो गई तब मतलब पानी सर के ऊपर उठ गया, क्योंकि फिर इजराइल को ये लग गया कि पैलेस्टीन अथॉरिटी तो बेकार है, ये तो रेजिस्टेंस जब चाहे, अभी वो केवल जेनिन में है, वो तुलकरेम में कभी कभी आती है, लेकिन इतना बड़ा वेस्ट बैंक है और गाजा से डबल ट्रिपल, और वहां पर आप देखिए तो मतलब क्यूबस है, नाब्लस है, हीब्रॉन है, जेरिको है, तमाम ऐसे वहां पर जो सिटीज हैं, और उसमें जो है लगातार विद्रोह हो रहे हैं, जनता सड़क पे आ रही है। तीसरा इंतिफादा एक्चुअली आपको जान के ताज्जुब होगा शुरू हो चुका है, थर्ड इंतिफादा, लेकिन उसको कहा नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है, वो उसके खिलाफ खड़ी है और पूरी वेस्टर्न मीडिया बाइस्ड है। अदरवाइज आप बताइए, जनता जब खुल के, अभी जब कलकलिया की घटना घटी, कम से कम 100 हमले हुए सेटलर्स ने वहां पर, जो, और सेटलर्स भी जो है इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक में, वो नॉर्मल सेटलर्स नहीं है, उनके पास हथियार है, और हथियार इजरायली आर्मी ने दिया, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने दिए, इतमार बिन गेवर ने दी, और वो पूरी उन्होंने 100 हमले किए, लेकिन एक भी फिलिस्तीनी नहीं मारा गया, नॉट अ सिंगल। आप देखिए, जब से कलकलिया वाली घटना हुई है उसके बाद हर जगह उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और जेनिन से लेके बिल्कुल साउथ, जो हिब्रॉन और जो बिल्कुल साउथ वेस्ट बैंक में है, जेनिन एकदम नॉर्थ वेस्ट बैंक में, उस पूरे इलाके में एक टर्मोइल हो गया। और ये जो, और उसके बाद क्या हुआ कि जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है उसने कुछ फिलिस्तीनियों के घर जला दिए, जो कि अभी कल की घटना, परसों और कल के बीच में घर जला दिए, और कुछ उसने ज्यादा किया कि उसके बाद जेनिन बटालियन जो है वहां, जो सबसे मजबूत है, उसका पूरा वीडियो आया। उसने कहा कि अब हमने अभी तक रिस्ट्रेन बरता, हमने सोचा था कि जो एल्डर्स हैं, फिलिस्तीनी एल्डर्स, वो इंटरवीन करेंगे और इन लोगों को समझाएंगे, महमूद अब्बास वगैरह को, और ऐसी एक मीटिंग हुई भी थी हिब्रॉन में, जो पैलेस्टीनियन क्लैंस हैं, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी है ही वो, मतलब अरब्स हैं वो एक्चुअली ट्राइबल उसमें, तो जो तमाम ट्राइबल क्लैंस हैं उनकी मीटिंग हुई जिन्होंने रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, और उन्होंने महमूद अब्बास को वार्न किया कि तुम जो कर रहे हो उससे ब्लड फ्लूइड्स बढ़ेंगे, उससे सिविल वॉर जैसी स्थिति बन जाएगी, वो तुमको मारेंगे, तुम उनको मारोगे, फिर बदले वाला एक जो वहां पर ट्रेडिशन है वो सब शुरू हो जाएगा, तो इस तरह की चीजें मत करो। लेकिन महमूद अब्बास नहीं मान रहे हैं, उनको पैसा दिख रहा है। अभी लेटेस्ट जो उन्होंने कहा, हथियार हमारे पास, ये रेजिस्टेंस के पास ज्यादा हथियार है, हमारे पास हथियार कम है। अमेरिका से कहा, अमेरिका ने इसराइल से कहा हथियार दो, इसराइल ने कहा नहीं देंगे, क्योंकि ये कभी भी पलट सकते हैं। अब आप सोचिए, 40 से 50-60 हजार की फोर्स है उनके पास, जो भी रियलिटी वाली 20,000 25,000 जो भी है, तो वो अगर पलट गई तो फिर तो इसराइल के लिए वहां मतलब भागने को नहीं मिलेगा वहां पर, और अगर पैलेस्टीन अथॉरिटी कोलैप्स कर गई तब भी इसराइल फंस जाएगा, क्योंकि आईडीएफ का स्टेटमेंट आया है अभी कुछ दिन पहले कि हमारी 21 बटालियंस हैं वहां पर वेस्ट बैंक में अभी भी, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी को सपोर्ट कर रही है। 21 बटालियन मतलब हर बटालियन में 500 से 700 लोग, आप समझ लीजिए, तो 21 बटालियन है, लेकिन अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कोलैप्स कर गई तो हमें 40 बटालियन की जरूरत पड़ेगी। 40 बटालियन हम कहाँ चलाएंगे, वहां पर लोग ही नहीं है। तो ये जो पूरी बात है, ये चीज देखिए अब बड़ी गंभीर उसमें पहुंच गई है, और परसों से, कल भी, आज भी जेनिन ब्रिगेड बार बार कह रही है कि लाल रेखा, एक लक्ष्मण रेखा इन्होंने क्रॉस कर दी पैलेस्टीन अथॉरिटी, और इनको ये लग रहा है कि इनके ये अब हमें अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। इनको अगर ये लग रहा है कि ताकत ही दिखाने से चीजें हल होंगी, तो हम फिर ताकत दिखाएंगे, पर हम फिर एक बड़ी किलिंग में जाएंगे, मतलब पैलेस्टीन अथॉरिटी के हम एक, भाई देखिए वहां पर जो गाजा में जो फतेह हारी थी, वो भी 2-3 लड़ाइयां हुई जिसमें फतेह हार गई, उसके बाद वो पीछे हट गई। अब यहाँ भी जो है वो जब फतेह का एक बड़ा हिस्सा टूट के पैलेस्टीन रेजिस्टेंस के हाथ में, यहाँ पर 1-2 जगह बड़ी लड़ाई हो गई अगर, तो उसके बाद पैलेस्टीन अथॉरिटी टूट जाएगी, अंदर से उसके लोग बहुत दिनों तक साथ नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर जो पब्लिक की फीलिंग है, और पब्लिक में गोलियां चलाई हैं इन्होंने, तो पब्लिक की जो फीलिंग है, फिलिस्तीनी जनता जो 25 लाख है वहां पर वेस्ट बैंक में, उसकी डोमिनेंट फीलिंग ये है कि वो रेजिस्टेंस के साथ, हालांकि महमूद अब्बास के साथ भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो रैलीज करते हैं, 5 से 10 हजार लोग वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन 25 लाख में 5 से 10 हजार लोगों का समर्थन मायने नहीं रखता है जब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रेजिस्टेंस के साथ है। और अभी लेटेस्ट जो है वो ये आया है वो कि $683 मिलियन पैलेस्टीन अथॉरिटी को दिया जा चुका है, जो अमेरिका के मीडिएशन से मिला है,
और अमेरिका डायरेक्टली भी फंड करता है, इजराइल के थ्रू ही केवल फंड नहीं करता है, अमेरिका डायरेक्टली वेस्ट बैंक में वो भी पीए को फंड करना पुराना इतिहास है। यासर अराफात समय से, क्लिंटन जब था और बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे, वो ये पीए को पैसा भेजते रहे। और इस ऑपरेशन के लिए जो अभी चल रहा है, जो जेनिन को वो घेरे हुए हैं, उसमें उनको $683 मिलियन मिले। ये पूरी बात ये बहुत आपने बहुत ही तफसील से, बहुत अच्छे से भारत का भी जिक्र किया आपने, अल्जीरिया का भी जिक्र किया, चाइना का, रूस का, किस तरह से मुल्क आज़ाद हुए और किस तरह से एक तरह से कोलैबोरेटर्स की तलाश होती है कॉलोनियलिस्ट और इंपीरियलिस्ट ताकतों की। बहुत ही एक्सीलेंट किस्म की आपने इंफॉर्मेशन दी। हमारे पास वक्त कम रह गया, आपने 2-3 बातें बताई। एक तो ये कि उन्होंने कह दिया कि हम इजराइल से नहीं लड़ सकते, यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने, लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिस गहराई से जो बैकग्राउंड आपने दी है कि वो तो असल में इजराइल की मदद करने के ही लिए मददगार के तौर पर खड़े हुए। और ये अजीब बात है कि दुनिया के मुल्क जब अपने आप को फिलिस्तीन का हमदर्द दिखाना चाहते हैं तो महमूद अब्बास के साथ फोटो खिंचवा के पब्लिसिटी ले लेते हैं कि हम फिलिस्तीन के। वो नरेंद्र मोदी ने भी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हम इजराइल से नहीं लड़ सकते की शुरुआत फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने की, और यहां तक बात पहुंच गई कि ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल की मर्जी से इजराइल की जगह खुद इन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्ल करना खुल करके शुरू कर दिया। अब एक नया सिनेरियो है जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है, वहां भी एचटीएस ये कह रहे हैं कि हम इजराइल से नहीं लड़ सकते, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सीरिया थका हुआ है जंगों से और हम नहीं लड़ सकते। ये तो हुआ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन हकीकत यह है कि लेबनान के साथ सीज फायर हुआ और कुछ ही घंटों में इनको इस तरफ चलता कर दिया और 10 दिन के अंदर अंदर दमिश्क पहुंच गए। तो एक तरह से प्रो इजराइल की हमदर्द, इजराइल के साथ कदम से कदम चलने वाली एक हुकूमत दमिश्क में आ गई। अब आगे रेजिस्टेंस को कैसे चल पाएगा? मतलब सीरिया में आप कह रहे हैं कैसे चल पाएगा? सीरिया में, और खुद फिलिस्तीन के लिए यहां से मदद जाती थी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की, क्या क्या कुछ सूरत हाल होगी? जरा ब्रीफ और जरा ऐसा बता दीजिए कि लोगों को समझ में आ जाए आसानी। नहीं, मैं एक बार मैंने बताया, वो एक्चुअली जो सीरिया से जो रूट था वो हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाने का था। हिजबुल्लाह के पास अभी लड़ाई कायदे से लेबनान में हुई नहीं है। हिजबुल्लाह की कुछ, आप सोचिए, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ जो है वो 50 से 60 हजार 70 जो भी है, अभी केवल 5000 सोल्जर्स एंगेज थे। अभी जो लड़ाई हुई है 1 महीना, उसमें 5000 सोल्जर्स एंगेज थे। उन्होंने इजराइल की बड़ी फोर्स को 40 से 50 हजार उसको घुसने नहीं दिया। तो अभी तो वहां पर हथियार बहुत है, कम से कम 2 साल के लिए कोई नए हथियार पहुंचाने नहीं है ईरान को। जो वेस्ट बैंक में हथियार ईरान ने पहुंचाए हैं वो महत्वपूर्ण, उससे सीरिया से कोई मतलब नहीं। देखिए, अभी जो हिस्टोरिकल मोमेंट है, जिस जल्दीबाजी में अमेरिका ने सीरिया ऑपरेशन किया, मेरे ख्याल से अब ये लोग एसेस कर रहे हैं कि जल्दी हो गई। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह को जो इनका ये था कि भाई परसेप्शन शिफ्ट हो, कोई तो जीत हमको हासिल हो, एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, और मतलब इजराइल खुद नेतन्याहू कह रहा हम 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो एक फ्रंट तो जीते वो। तो अब उसको कहने को हो गया है कि सीरिया का जो फ्रंट है हमने जीत लिया है, हमारी सेना भी घुस गई है, हम देखिए और घुसे चले जा रहे हैं, हम और बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब लेकिन जो ईरान के जो हथियार हैं, इस समय ईरान की प्रायोरिटी है वेस्ट बैंक में। हिजबुल्लाह जो है वो ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है, ये ईरान बोल चुका है। वेस्ट बैंक में हथियार जॉर्डन के थ्रू पहुंच रहे हैं। अब जॉर्डन ऐसा मसला है जिसमें इजराइल भी कुछ नहीं कर सकता, जॉर्डन का राजा जो इजराइल के साथ है वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट, वहां की जो क्लैंस हैं, वहां के जो ट्राइब्स हैं, उनका एक फरमान आ चुका है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और खुले आम स्मगलिंग हो रही है। आप देखिए, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, और दुनिया ये सब रिपोर्ट नहीं करते, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, खुले आम वहां पर हथियार लगातार पहुंच रहे हैं। अभी से नहीं, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। और उन हथियारों का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस वेस्ट बैंक रेजिस्टेंस ने किए हैं, मतलब जेनिन वगैरह में आप सोचिए, पैलेस्टीना अथॉरिटी ने पूरा एक घेरा बनाया हुआ है,
और उस घेरे के पीछे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स पहुंच जाते हैं और इजराइल पे एक मिशन करते हैं। अभी जेनिन में जो हुआ, जिसका वीडियो कल आया, उसमें उन्होंने कम से कम 3 से 4 आईडीएफ सोल्जर्स को घायल किया, उनके 2 व्हीकल्स को उड़ाया और वापस जेनिन आ गए। ये घेरा क्या, इसका क्या मतलब है पैलेस्टीन अथॉरिटी का घेरा? उसके बाद पूरे उसमें वेस्ट बैंक के अलग अलग जगह वो लोग फैले हैं। रमल्ला में हेड ऑफिस है और ये अजीब सा ऑपरेशन है जो इजराइल ने किया है कि तुमने जेनिन तक सीमित किया। अब जो रमल्ला में जो है तुम्हारा हेडक्वार्टर, उसके बगल में 3 इजरायलियों को बिल्कुल भून दिया जाता है, एकदम जैसे भूना जाता है वैसे भूना गया। और आईडीएफ को चकमा देके और उन्होंने वीआईपी बस चुनी, पहली बार ऐसा हुआ है, वीआईपी बस चुनी। और उन्होंने जो, अब उसमें जो लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं 8 से ऊपर, उसमें कई इजरायली पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके रिलेटिव्स हैं। तो ये बहुत गहरी चोट पहुंची। इसी के बाद स्मोट्रिच ने कहा ये लोग इसको वेस्ट बैंक को जूडिया और समारिया कहते हैं, तो कह रहे थे जूडिया और समारिया जो है वो हम एनेक्स कर लेंगे, ये कर लेंगे। तमाम ऐसे पागलपूर्ण इस टाइप के बयान आए। और ये इसको क्यों नहीं फ्लैटन करते हो, इसको जवलिया बना दो, वेस्ट बैंक को भी गाजा क्यों नहीं बना देते हो, इसमें इस तरह की बातें हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो हथियारों की बात है वो मैंने साफ की। दूसरी बात, सीरिया में देखिए रेजिस्टेंस तो पैदा हो रहा है ना। अभी मैं आपको बताता हूं, उसामा हमदाम जो बड़े लीडर हैं हमास के और लेबनान में बेस्ड है, उनका जो बयान आया है कल, अभी तक हमास का ये बयान आया था सीरिया की घटनाओं पे, एक तो असद के साथ तो है ही वो लोग, मतलब वो तो यहिया सिनवार का जो 7 अक्टूबर के पहले बयान आया था कि हम असद के साथ हैं और समझौता हो गया है, जो भी समस्या थी वो ठीक हो गई है। उसके बाद जो सीरिया की घटनाएं हुई, फिर जब घटना हो गई, फिर ईरान की तरफ से भी ये इंडिकेशन आया कि भाई नई सीरियन रिजीम से हम बातचीत हम करेंगे, ये वो। तब हमास का बयान आया कि हम सीरिया की जो जनता है उसने जो चुना है हम उसकी इज्जत करते हैं। ये हालांकि उन्होंने कभी भी एचटीएस को हेल नहीं किया, किसी भी बयान में एचटीएस का नाम तक नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि सीरिया में जो हो रहा है वो होने दो, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद जब खमैनी साहब ने खुल के जब बोला सीरियन 2 भाषणों में कि सीरियन रेजिस्टेंस को हम कि वहां की यूथ जो है सीरियन रेजिस्टेंस बिल्ड करके वहां की जो अभी जो नापाक वहां की सत्ता है, प्रो इजराइल प्रो अमेरिकन, उसको वो गिराएगी। उसके बाद देखिए उसामा हमदान का कल बयान आया है पहला, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सीरिया की रेजिस्टेंस के साथ हैं। और उन्होंने सीधे तौर पे ये उन्होंने नाम तक नहीं लिया इस बार कि हम सीरिया की जनता ने सही वो उसने जो चुना है ये, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा एचटीएस की बर्बरता बढ़ी है। वो अमेरिका इजराइल के इशारे पे एक आईसिस बनती जा रही है, और जो रियल आईसिस है वो भी वहां पर है, वो भी 10,000 उसके कैदी हैं, वो भी देखिए छोड़े जाएंगे। अगर एचटीएस फेल हुई तो वहां आईसिस आएगी। तो ओसामा हमदान ने ये बयान दे दिया है कि रेजिस्टेंस जो सीरिया का है, जो नया बिल्ड हो रहा है, उसके साथ है। और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आप ही के उस पर 2 बार बात की मेरे ख्याल से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईडीएफ को कैसे चेक पॉइंट्स मिले वहां पर, रेजिस्टेंस के चेक पॉइंट्स लेबनीज और सीरियन बॉर्डर पे। उसके बाद जो सीरियन अरब आर्मी के लोग हैं वो अलग से एक जो अलावाइट इलाके हैं वहां पर एचटीएस को मार रहे हैं, जुल्म भी हो रहा है एचटीएस की तरफ से। इवन एक समय जो सैदना प्रिजन में घुस गए थे, मतलब पूरे सीरिया में एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, और इस तरह से पैदा हो रहा है कि वो बॉर्डर एरियाज को कंट्रोल करते हुए वो एचटीएस को डिस्प्लेस करे, और जल्दी होगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। मतलब क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है बहुत अनस्टेबल है। जो आर्मी बनाई है एचटीएस ने वो अंतरराष्ट्रीय आर्मी है, सीरियन आर्मी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग सीरियन अरब आर्मी की तरफ जाएंगे। जो 70% सुन्नी है, उनकी मेजोरिटी भी थी, बशर असद के रहते हुए उनकी मेजोरिटी आर्मी में थी, सब जगह थी, ऑफिसर्स उनके सबसे ज्यादा थे। ये सब बेकार का प्रचार है कि अलावाइट्स जो थे वो डोमिनेट करते थे। ये गलत बात, ये फैक्ट्स ही नहीं। आप देख लीजिए तो सीनियर पोजीशन में भी सुन्नी ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो बड़े एक अलग तरह की सोसाइटी थी। वो बात सोशलिस्ट मूवमेंट, बड़ा सेकुलर मूवमेंट था, मॉडर्न मूवमेंट था। मतलब इवन इन द वेस्टर्न सेंस हम कहें, जो वो वाली हम ईरान की मॉडर्निटी इंडिजिनस ना भी कहें, हम कहें जो वेस्ट का एक, मतलब उन्होंने कभी रोका नहीं इराक और, क्योंकि दोनों जगह बाथ पार्टी थी, और बाथ पार्टी
तो अपने को सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी कहती थी ना, तो महिलाओं के अधिकारों के मतलब महिलाएं क्या पहने क्या, अभी तक देखिए बशर अल असाद के समय तक, अभी 4-5 महीने पहले जो लोग सीरिया गए, रात में 2-2 बजे महिलाएं आराम से घूम रही हैं बिना किसी उसके, वेस्टर्न ड्रेस में, स्कर्ट पहने, सारी चीजें वो थी। अब जिसको एचटीएस को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे इन सब चीजों को संभाले। जो करिकुलम था उनका वो पूरा सेकुलर था, उसको ये लोग एक अपना एक सलाफी और वहाबी टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये टिकेगा नहीं, कहीं किसी भी तरह से पॉलिटिकली नहीं टिकेगी एचटीएस, मिलिटरीली भी नहीं टिकेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और अभी देखिए ये जो पूरा अभी सब कुछ, सारी नजर 26 जनवरी 2025 को है कि जब लेबनान का ट्रूस खत्म होगा और इजराइल पीछे नहीं हटेगी, फिर हिजबुल्लाह हमला शुरू करेगी। ये देखिए, तो ये सिनेरियो है कि इजराइल के लिए कोई चैन का वक्त नहीं है, इजराइल के लोग सो नहीं पा रहे। और वो जो सोने की बात जो पिछली बार भी हमने की थी, यमन के लोगों ने हर रात में हमले कर करके उनको उनकी नींद हराम की हुई है, और सीरिया में भी हालात उनके लिए मुश्किल होंगे। ये बात इशारे अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं, और जिस तरह से वहां रेजिस्टेंस तैयार हो रही है वो, और जो आपने एक नई आज बात बताई कि जॉर्डन के रास्ते से वेस्ट बैंक पहुंच रहे हैं ईरान के हथियार। आमतौर पर जॉर्डन का जो इमेज है वो सीधे सीधे प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल वहां की हुकूमत है, लेकिन फिलिस्तीनी आबादी वहां की इंडिजिनस आबादी से कहीं ज्यादा है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि वहां फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस के हमदर्द लोग हैं। आखिर में कोई खास बात अगर आप रह गई हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो लोग देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। अभी फ्यूचर क्या बिल्कुल रेजिस्टेंस उसी तरह से मजबूत खड़ी हो जाएगी जिस तरह से सीरिया के बशार अल असद की सरकार रहने तक थी, या टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा अगर लगेगा तो? नहीं, देखिए सीरिया की रेजिस्टेंस बहुत जल्दी, देखिए वहां पर खुद मैं क्या कहूं उस पर, मेरा असेसमेंट जो भी है, आईडीएफ का असेसमेंट है कि वो एनी डे वी आर गोइंग टू फेस अ मोर्टर अटैक। मतलब जैसे जो रेजिस्टेंस फोर्सेस अटैक करती हैं गुरिल्ला स्टाइल, कि पता भी नहीं चलेगा और एकदम से एक हमारे कैंप पे हमला होगा, हमारे कुछ लोग मारे जाएंगे और वहां से एक रेजिस्टेंस आगाज करेगा, ये खुद आईडीएफ ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम, क्योंकि उन्होंने चेक पॉइंट्स देखे हैं, उन्होंने देखा है कि वो आर्म्ड लोग हैं, उनका कहना है कि 52 चेक पॉइंट्स हैं। अब 52 चेक पॉइंट्स में हर चेक पॉइंट पे अगर मान लीजिए 15 से 20-25 लोग होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो आर्मी अपनी बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस की फोर्सेस। और रेजिस्टेंस के भी 2-3 फैक्शंस हैं। अभी सीरियन अरब आर्मी का एक अलग, मान लीजिए इधर और अंदर जो सीरिया के और इसके दमस्कस के आसपास उनका भी बेस बन रहा है, उधर टार्टूज में उनका बेस बन रहा है। ये अलेप्पो और इडलिब भी पूरी तरह से खाली हो चुका है मिलिटेंट से, तो वहां भी देखिए एक नए तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। तो और अभी देखिए तो ये वहां के रेजिस्टेंस की जो एक पॉलिसी होगी, एक तरफ इजराइल से लड़ना और एक तरफ जो फॉरेन फाइटर्स वहां पर आए, जो यूगर से और उज्बेकिस्तान से और कहाँ से सब लोग आए हैं, तजिकिस्तान से, टर्की से, उनको वो लोग देखिए सबसे पहले निशाना बनाएंगे। और उनकी जो पूरी एक आर्मी जिस तरह से वो बनाना चाह रहे हैं, उस पर देखिए बहुत जल्दी हमले होंगे। और ये आपको 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, पहले भी हो सकता है, उसमें अब कोई संशय नहीं रह गया। एक बात वो यमन वाली है, यमन ने देखिए कल फिर 4 हमले किए। 3 हमले तो इजराइल पे किए, तेल अवीव पे और इस पे हाइफा पे, और ये तेल अवीव पे 2, हाइफा पे 1। और जो चौथा हमला था वो जो अमेरिका का जो एक युद्धपोत वहां बचा हुआ है, ट्रूमन, जो लास्ट कैरियर बचा, उनके 3 प्रेसिडेंट के नाम से, रूजवेल्ट, इब्राहिम और तीसरा आइजनहावर, ये तीनों वहां से निपटाए जा चुके हैं। जो एक और प्रेसिडेंट ट्रूमन, जो एक्चुअली 1948 में प्रेसिडेंट था जब इजराइल बना, और उसने इजराइल को सपोर्ट किया पूरा। तो जो ट्रूमन का, हैरी ट्रूमन, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर पहले भी यमन ने मार की, वहां नुकसान पहुंचाया, F-35 जेट्स वहां गिराए, और अब दोबारा भी वहां पर वो सक्रिय है। और वो वहां पर कल की घटना बता रहे हैं कि ट्रूमन पे फिर से हमला हुआ है। और अमेरिका बार बार बॉम्बिंग करता है यमन की, उसको ये साफ हो गया है कि इजराइल अमेरिका के पास यमन के बारे में कोई इंटेलिजेंस नहीं,
वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं डेप्थ पे, मतलब जो होता है कि किसी डेप्थ पे वो स्ट्राइक करें, वो नहीं हो पा रहा है, वो पेरिफेरी पे स्ट्राइक कर रहे हैं जो उनकी जानकारी है। इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया के पास भी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। नहीं तो अभी तक सऊदी अरेबिया का यमन से युद्ध हो चुका है 2015 में, तो सऊदी अरेबिया कुछ इंटेल भेजती, वो सऊदी अरेबिया के पास भी कोई इंटेल नहीं है, और यमन एक बड़ी मजबूत स्थिति में है इस समय। और वो देखिए कोई अपने अंदर सरप्राइज लिए हुए है, जो सरप्राइज मेरे ख्याल से 26 नवंबर 2025 है, इसके आसपास वो अचानक कुछ होगा जिसमें यमन इन्वॉल्व और इजराइल के साथ। आपने इंटेलिजेंस की कमी की बात बताई कि इजराइल के पास यमन की इंफॉर्मेशन नहीं है और सऊदी अरब की भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कल ही अल मसीरा टीवी ने बाकायदा 1 दिसंबर में ऑपरेशन उनका हुआ, उनकी खुफिया एजेंसियों का MI6 का खास तौर पर नाम लिया गया और सऊदी खुफिया एजेंसी का नाम लिया गया। तो वो इन्होंने कई बार उनके ऑपरेटिव्स को बस्ट किया है और कामयाब हुए और उनकी बड़ी सराहना हो रही है। देखिए, जब जिसको दुनिया के वो मुल्क जो यूनाइटेड नेशन में प्रिवेल करते हैं, जो चाहते हैं उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने आप को कहने का दावा कर लेते हैं, वो उनको अभी तक हुकूमत नहीं तस्लीम करते, वो उन्हें आज भी रिबल कहते हैं। लेकिन वो ऐसी हुकूमत के इन सब की खुफिया नेटवर्क तक को तबाह कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मजबूती से लड़ भी रहे, अपने दुश्मनों के साथ इजराइल और अमेरिका को मुसलसल हिट कर रहे, और ये अभी तक भी उनको रिबल कह करके शायद अपना सुकून की सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुकून के सांस की उम्मीद, हालात वहां पर ऐसे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया और आपको काफी लोग दिलचस्पी से देखना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाह रहा था, वो जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन का लिंक, वो जी हाँ, वो मैं बिल्कुल वो लिंक हम जरूर आपको दूंगा इस बार। जी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आप अमरीश मिश्रा जी का जो नया चैनल है अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, उस पर आप जरूर जाइए और वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको और ज्यादा वीडियो वहां से मिलती रहेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।